नमस्कार। नमस्कार। आज की चर्चा में कई दिलचस्प विषयों पर नजर डालेंगे। जी हाँ, स्रोतों का तो ढेर है और हमारा मिशन है इसमें से कुछ अहम जानकारी निकालना। बिल्कुल। दिल्ली में कृत्रिम बारिश की तैयारी है, फिर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट है भारत की स्वास्थ्य उपलब्धियों पर, राजनीति, अर्थव्यवस्था, काफी कुछ है। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये दिल्ली वाला मामला लेते हैं। क्लाउड सीडिंग से कृत्रिम बारिश पहली बार हो रहा है दिल्ली में, आईआईटी कानपुर के नेतृत्व में। जी हाँ, उद्देश्य तो साफ है, वायु प्रदूषण से निपटना, जो कि दिल्ली की एक बड़ी समस्या है। पर यह तकनीक काम कैसे करती है, क्लाउड सीडिंग? देखिए, ये कोई जादू नहीं है। इसमें बादलों में कुछ खास रसायन जैसे सिल्वर आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड या कभी-कभी सूखी बर्फ भी स्प्रे किए जाते हैं। अच्छा। ये रसायन हवा में मौजूद जल वाष्प को अपनी ओर खींचते हैं। मतलब पानी की छोटी-छोटी बूंदें इनके चारों ओर जमा होने लगती हैं। तो एक तरह से बारिश के बनने की प्रक्रिया को तेज कर देते हैं। बिल्कुल सही। ये कण वर्षा के नाभिक की तरह काम करते हैं और बारिश की संभावना बढ़ जाती है। हाँ, तो इसके फायदे तो साफ हैं, जैसे प्रदूषण कम करना। और क्या फायदे हो सकते हैं? देखिए, सूखाग्रस्त इलाकों में बारिश करवाई जा सकती है, जैसे दुबई वगैरह में इसका इस्तेमाल होता है। खेती को मदद मिलती है। हाँ, और मौसम को थोड़ा अपने हिसाब से ढालने की कोशिश भी है, जैसे कहीं ओलावृष्टि कम करनी हो, और जैसा आपने कहा वायु प्रदूषण कम करना तो एक बड़ा फायदा है ही। लेकिन क्या इसमें कुछ चिंताएं भी हैं? मतलब कुछ नेगेटिव साइड्स? हाँ, बिल्कुल है। सबसे बड़ी चिंता तो यही है कि अगर ये ठीक से नियंत्रित ना हो तो अत्यधिक बारिश से बाढ़ या भूस्खलन का खतरा हो सकता है। ओह, दूसरा, हम प्राकृतिक मौसम प्रणाली में दखल दे रहे हैं। इसके लंबे समय में क्या असर होंगे ये अभी पूरी तरह समझना बाकी है। सही बात है। और ये जो रसायन इस्तेमाल हो रहे हैं, क्या इनसे पानी प्रदूषित हो सकता है या जैव विविधता को कोई नुकसान, ये सवाल भी हैं। तो सावधानी और वैज्ञानिक रिसर्च बहुत जरूरी है। बिल्कुल, मतलब तकनीक का इस्तेमाल सोच समझकर होना चाहिए। चलिए अब जरा स्वास्थ्य क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र की कुछ रिपोर्ट्स आई हैं। जी हाँ, ट्रेंड्स इन मैटरनल मोर्टेलिटी और लेवल्स एंड ट्रेंड्स इन चाइल्ड मोर्टेलिटी, और इनमें भारत के लिए काफी अच्छी खबरें हैं। अच्छा, क्या मुख्य बातें हैं? एक तो ये कि 0 डोज बच्चे, मतलब जिन्हें डीटीपी वैक्सीन की पहली खुराक भी नहीं मिली, उनकी संख्या काफी कम हुई है। ये तो बहुत जरूरी है। और मातृ मृत्यु अनुपात यानी MMR, उसमें 1990 के बाद से भारत में 86% की गिरावट आई है। ये बहुत प्रभावशाली है, क्योंकि वैश्विक स्तर पर यह कमी सिर्फ 48% है। अरे वाह, 86%, ये तो कमाल की उपलब्धि है। और बच्चों की मृत्यु दर के बारे में? उसमें भी शानदार काम हुआ है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर, जिसे U5MR कहते हैं, उसमें 78% कमी आई है। 78%? जी। और नवजात मृत्यु दर NMR में 70% की कमी। ये दोनों ही आंकड़े वैश्विक औसत से कहीं बेहतर हैं। और ये भी याद रखना जरूरी है कि भारत 2014 से पोलियो मुक्त है। इन सफलताओं के पीछे क्या कारण रहे होंगे, मतलब क्या नीतियां काम कर गईं? इसमें कई चीजों का योगदान है। सबसे प्रमुख तो सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम UIP है, जिसका लगातार विस्तार हुआ है। अब इसमें 12 टीके शामिल हैं। हाँ, UIP तो काफी पुराना और सफल कार्यक्रम है। बिल्कुल। फिर मिशन इंद्रधनुष ने उन बच्चों तक पहुंचने में मदद की जो छूट गए थे। गांव स्तर पर ग्राम स्वास्थ्य और पोषण दिवस VHNDs बहुत कारगर रहे हैं। अच्छा। और अब ये यूविन डिजिटल प्लेटफॉर्म आ गया है टीकाकरण को ट्रैक करने के लिए। और जमीनी स्तर पर आशा और ANM कार्यकर्ताओं का जो नेटवर्क है, उसका तो कोई जवाब नहीं। सही कहा, उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अब थोड़ा ऊर्जा और पर्यावरण की तरफ चलते हैं। MNRE ने कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। जी, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने राष्ट्रीय बायो ऊर्जा कार्यक्रम के तहत ये वेस्ट टू एनर्जी और बायोमास घटकों के लिए है। ये कार्यक्रम क्या है? राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम? ये 2022 में शुरू हुआ था। इसका मकसद है गांव के बायोमास जैसे कि खेती के कचरे का इस्तेमाल करना बिजली बनाने के लिए और लोगों की आय बढ़ाने के लिए। तो वेस्ट को वेल्थ में बदलना। बिल्कुल। और जो नए दिशा निर्देश आए हैं उनमें MSMEs यानी छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए प्रक्रिया को आसान बनाया गया है। अच्छा, कैसे? जैसे अप्रूवल प्रोसेस सरल किया है, जो वित्तीय सहायता CFA मिलती है वो अब 2 किश्तों में मिलेगी, और पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए भी इसमें खास प्रावधान है। ये पराली वाला मुद्दा तो हर साल उठता है। अच्छा है कि इस पर ध्यान दिया जा रहा है। इसी से जुड़ा एक और विषय है कृषि वानिकी,
यानी एग्रो फॉरेस्ट्री। हाँ, सरकार ने इसे बढ़ावा देने के लिए कृषि भूमि पर पेड़ों की कटाई को आसान बनाने के लिए मॉडल नियम जारी किए हैं। कृषि वानिकी मतलब फसलों के साथ पेड़ उगाना। जी, इसके कई फायदे हैं। किसानों की आय बढ़ती है, जमीन की सेहत सुधरती है और पर्यावरण के लिहाज से भी अच्छा है। जैसे कार्बन सोखना। ये हमारे पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरा करने में भी मदद करता है। तो नए नियम इसे आसान कैसे बनाएंगे? इसमें राज्य स्तर पर एक समिति SLC निगरानी रखेगी। जहां पेड़ लगाए जा रहे हैं उस क्षेत्र का रजिस्ट्रेशन होगा और पेड़ काटने की अनुमति प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। क्या नियम है काटने के? अगर 10 से ज्यादा पेड़ हैं तो परमिट लेना होगा। उससे कम है तो सिर्फ NOC यानी अनापत्ति प्रमाण पत्र से काम चल जाएगा। मकसद यही है कि किसान पेड़ लगाने से हिचकिचाए नहीं। समझ गया। चलिए अब अर्थव्यवस्था पर आते हैं। RBI की एक रिपोर्ट बता रही है कि रेमिटेंसेस यानी विदेश से जो पैसा भारत आता है वो रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। हाँ, ये बहुत बड़ी खबर है। 2024-25 में भारत को 135.46 बिलियन डॉलर्स का प्रेषण मिला। ये पिछले साल से 14% ज्यादा है। 135 बिलियन डॉलर, ये तो बहुत बड़ी रकम है। जी हाँ, और अगर आप 2016-17 से तुलना करें तो ये 2 गुने से भी ज्यादा है। ये भारत के कुल चालू खाता प्रवाह का 10% से ज्यादा है। बाप रे। और इसने वित्त वर्ष 2025 में हमारे व्यापार घाटे का लगभग 47% कवर कर लिया। ये FDI से भी ज्यादा स्थिर बाहरी फंडिंग का स्रोत बन गया है। ये वाकई दिलचस्प है कि रेमिटेंसेस अब इतने महत्वपूर्ण हो गए हैं। और अर्थव्यवस्था से जुड़ी एक और खबर है हल्दी बोर्ड की। जी, तेलंगाना के निजामाबाद में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के मुख्यालय का उद्घाटन हुआ है। हल्दी के लिए एक पूरा बोर्ड, इसकी क्या जरूरत थी? देखिए, भारत दुनिया में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक है। लगभग 70% वैश्विक उत्पादन यहीं होता है। हम सबसे बड़े उपभोक्ता भी हैं और सबसे बड़े निर्यातक भी। करीब 62% वैश्विक व्यापार भारत से होता है। अच्छा, मुझे ये आंकड़े पता नहीं थे। उपज को बढ़ावा देना, वैल्यू एडिशन में मदद करना और बाजार का विस्तार करना। मतलब हल्दी की पूरी वैल्यू चेन को सपोर्ट करना। बिल्कुल। ठीक है, अंत में जरा राजनीति पर भी एक नजर डाल लेते हैं। चुनाव आयोग कुछ पार्टियों को लिस्ट से हटाने की तैयारी में है। हाँ, भारत निर्वाचन आयोग ECI ने 445 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों यानी RUPPs को सूची से हटाने की प्रक्रिया शुरू की है। 445? ये तो काफी संख्या है। क्यों हटाया जा रहा है ना? कारण ये है कि इन दलों ने 2019 से कोई चुनाव ही नहीं लड़ा है और ना ही इनका कोई रजिस्टर्ड ऑफिस वगैरह मौजूद है। मतलब ये सिर्फ कागजों पर है। अच्छा, तो ECI ने खत्म कर देगा? नहीं, यही एक पेच है। ECI इन्हें अपनी सूची से हटा सकता है, लेकिन इनका पंजीकरण रद्द करने का अधिकार ECI के पास नहीं है। ये अधिकार संसद से कानून बनाकर ही मिल सकता है। 2002 में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला भी है इस पर। तो इन RUPPs से जुड़ी मुख्य चिंताएं क्या हैं? ये सिर्फ निष्क्रिय हैं या कुछ और भी है? चिंताएं कई हैं। एक तो ये नियमों का पालन नहीं करते, जैसे चंदे की जानकारी वगैरह देने में कुताही बरतते हैं, और वित्तीय अनियमितताओं और टैक्स छूट के दुरुपयोग के आरोप भी लगते रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2019-20 में 219 RUPPs ने करीब 608 करोड़ रुपए की टैक्स छूट का दावा किया था। 608 करोड़? बिना चुनाव लड़े? जी। और जैसा मैंने कहा, इनका मुख्य काम चुनाव लड़ना है, लेकिन 2019 में करीब 70% RUPPs ने चुनाव ही नहीं लड़ा था। तो ये एक तरह से सिस्टम का दुरुपयोग हो रहा है। हाँ, इसीलिए विधि आयोग और ECI दोनों ने सुझाव दिया है कि कानून में बदलाव करके ECI को निष्क्रिय दलों का पंजीकरण रद्द करने का अधिकार मिलना चाहिए। ये तो एक जरूरी सुधार लगता है। तो आज हमने तकनीक से लेकर स्वास्थ्य, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और राजनीति तक कई अहम पहलुओं पर बात की। जी हाँ, और ये सब मिलकर दिखाते हैं कि कैसे अलग-अलग नीतियाँ, नए इनोवेशंस और वैश्विक रुझान हमारे देश को लगातार प्रभावित कर रहे हैं। बिल्कुल। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे हम प्रगति के लिए नई तकनीकों जैसे क्लाउड सीडिंग और नए नियमों को अपना रहे हैं, क्या हम उनके अनपेक्षित परिणामों और प्रकृति के साथ जो हमारा नाजुक संतुलन है, उस पर पर्याप्त ध्यान दे रहे हैं? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर विचार करना जरूरी है। इसी विचार के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।